दक्ष चुपचाप एक खाली जगह पर बैठ गया और बैरवटी औषधि के एक टुकड़े में उसने आग लगा दी। औषधि के जलने से आसपास के क्षेत्र में धुआं उठने लगा। यह धुआं औषधि ऊर्जा से संपन्न था, इसलिए दूसरी दिशा में मौजूद लोग इससे काफी प्रभावित हुए। इतनी मजबूत ऊर्जा उत्सर्जित करने वाली औषधि निश्चित रूप से असाधारण थी। आसपास के योद्धा उस औषधि के प्रलोभन में आ गए। बैरवटी औषधि उच्च क्षमता से संपन्न थी। स्पष्ट रूप से बैरवटी एक मूल्यवान औषधि थी जिसका इस्तेमाल कर कोई भी योद्धा अपनी क्षमता को बेहतर कर सकता था। वहां कई ऐसे योद्धा थे जो बैरवटी औषधि को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन योद्धा बाजार में सभी तरह की मूल्यवान वस्तुएं मिलती थी, लेकिन बैरवटी कहीं उपलब्ध नहीं थी। एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा, पहले इसने अग्निशोध पत्थर का इस्तेमाल किया और अब ये बैरवटी औषधि में आग लगाकर उससे निकलने वाली ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। इसे सामान्य योद्धा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह उच्च क्षमता से संपन्न योद्धा है। दूसरे योद्धा ने कहा, इस योद्धा का पुष्प महल आना पुष्प महल के लिए किसी उपलब्धि की तरह है। जिन योद्धाओं ने कुछ देर पहले दक्ष को पुष्प महल से बाहर निकालने की वकालत की थी, वो सभी चुप हो गए। साथ ही वंजना के सामने सभ्य दिखना चाहते थे। सभी का ध्यान भले ही दक्ष की तरफ हो, लेकिन दक्ष का ध्यान बागीचे में टहल रही उस अंजना की तरफ था। अब तक दक्ष ने अंजना के चेहरे को नहीं देखा था, लेकिन उसने अंजना की शारीरिक बनावट और लंबे बालों को गौर किया था, जिससे अंजना को देखने की उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। हालांकि दक्ष चाहता तो आसानी से उस महिला को देख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ताकि वो अंजना की निगाहों में असभ्य ना दिखे। हालांकि दक्ष इन चीजों में अपना समय व्यर्थ करने की बजाय बागीचे की दीवार पर बनी नक्काशियों को समझने की कोशिश करने लगा। पुष्प महल में दक्ष ने 3 गोलियां खरीदी थी। उसके प्रभाव से दक्ष अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित रखने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। आध्यात्मिक साधना के दौरान वो कभी हंसने लगता तो कभी गुस्से से चीखने लगता था। दक्ष के इस व्यवहार ने पंखवटी क्षेत्र के योद्धाओं को हैरान कर दिया। कुछ योद्धाओं ने सोचा कि वो युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। एक योद्धा ने कहा, जिस स्तर की क्षमता का उसने प्रदर्शन किया था, उसे देखकर मैंने उसे महान योद्धा समझने की भूल की थी, लेकिन अब लग रहा है कि वो महान नहीं बल्कि एक विक्षिप्त व्यक्ति से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरे योद्धा ने हंसते हुए कहा, मुझे तो उसकी बदलती भावनाओं को देखकर हंसी आ रही है। एक पल में वो हंसता है और अगले ही पल वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसकी भावनाएं अस्थिर हैं? शायद वो पागल हो चुका है। शायद वो पागल हो गया, एक अन्य योद्धा ने कहा। कुछ युवतियां दक्ष का उपहास कर रही थी। देखो अब वो हंसेगा। हंसा ना, अब देखो फिर वो हंसेगा। हंस दिया। देखना अब जोर जोर से वो चिल्लाने लगेगा। जहां कम क्षमता वाले सभी योद्धा दक्ष को पागल समझ रहे थे, तो वहीं कुछ ऐसे भी योद्धा थे जो दक्ष को गंभीरता से देख रहे थे। दक्ष ने अगले कुछ दिनों तक आध्यात्मिक साधना जारी रखी। वो इस बात को जानकर हैरान था कि उसने पहले के मुकाबले तेजी से आध्यात्मिक साधना की थी। हालांकि दक्ष ने इस गति के पीछे सत्य के रहस्य की समझ के विकसित होने को माना। पिछले कुछ दिनों में दक्ष की शारीरिक क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। इससे दक्ष काफी खुश था। उसने अपनी आध्यात्मिक साधना पूरी की और मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरे लिए सत्यार्थ महासागर के दूसरे चरण को पार करना बेहद आसान होगा। दक्ष एक बार फिर आध्यात्मिक साधना शुरू करने वाला था। तभी नागदत्त के द्वारा भेजा गया एक योद्धा वहां पहुंच गया। उसे देखते ही दक्ष ने पूछा, क्या तरणनिंब और जटामासी औषधि आ गई हैं? दक्ष उत्साहित था क्योंकि इन दोनों औषधियों का उपयोग कर दक्ष की क्षमता में तेजी से सुधार होता। उसकी हथेली तकनीक तेजी से विकसित होती। उस योद्धा ने कहा, औषधि ढूंढने में थोड़ी देरी हुई, इसलिए पुष्प महल की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। दक्ष फौरन उस योद्धा के साथ पुष्प महल पहुंचा। नागदत्त ने उसे दोनों औषधि दे दी। दक्ष ने औषधि को गौर से देखा और कहा, ये दोनों औषधि तो निम्न श्रेणी की हैं। क्या आपको लगता है कि इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए?
नागदत्त ने कहा, दोनों औषधि असाधारण हैं। पूरी दुनिया के लोग इसे हासिल करना चाहते हैं। यह भले ही निम्न श्रेणी की औषधि हो, लेकिन इसकी ऊर्जा काफी मजबूत है। मैं माफी चाहता हूं कि तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप औषधि नहीं मिली। दक्ष को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि औषधियां निम्न श्रेणी की हैं, लेकिन सौदा उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ था। इसलिए उसने इस उम्मीद से आपत्ति दर्ज कराई कि उसे इसके बदले कुछ और औषधि मिल जाएंगी, जिसके लिए नागदत्त बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। दक्ष ने शेष बेशकीमती पत्थरों का भुगतान किया। दक्ष के मन में कुछ और योजनाएं भी थी, इसीलिए वहां से जाने के बजाय उसने योद्धा बाजार में रुकना उचित समझा। नागदत्त की सहमति से दक्ष अब भी पुष्प महल के अतिथि कक्ष में रुका और एक बार फिर अपने चारों तरफ उसने आध्यात्मिक दीवार खड़ी कर ली और अब वो आध्यात्मिक साधना करने लगा। तकरीबन 1 घंटे की आध्यात्मिक साधना के बाद दक्ष ने तृणनिम्ब और जटामासी औषधि को अपने हाथ में लिया और देखने लगा। मुझे इन दोनों औषधियों का एक साथ सेवन करना चाहिए ताकि एक समय में मैं दोनों की ऊर्जा को अवशोषित कर सकूं। दक्ष ने स्टोर पत्थर के अंदर प्रवेश किया और दोनों औषधियों को निगल लिया। तृणनिम्ब और जटामासी औषधि का प्रभाव बेहद मजबूत था, जिससे दक्ष के समूचे शरीर में तेज दर्द होने लगा। जैसे जैसे वो औषधि की ऊर्जा को अवशोषित करने लगा, उसका दर्द और भी तेज होने लगा। दर्द असहाय था, दक्ष के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। कई दिनों के बाद दक्ष ने उन दोनों औषधियों की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। उसके शरीर में काफी बदलाव दिख रहे थे। अपनी क्षमता के बढ़ने से दक्ष काफी खुश था। दक्ष ने अपनी क्षमता की जांच के लिए अपनी आध्यात्मिक आभा को प्रकट किया और मुकाबला करने लगा। दक्ष ने महसूस किया कि उसकी हथेली तकनीक में काफी सुधार आया है। दक्ष ने फौरन स्टोर अंगूठी से एक जोड़ा दस्ताने बाहर निकाले। इसी दौरान स्टोर अंगूठी में एक जोड़ी हस्त कवच दिखे जो कि विघ्नेश के थे। इस कवच को योद्धा अपनी कलाई पर धारण करते थे। विघ्नेश इस कवच को अग्निदेव की आराधना कर अर्जित कर पाया था। कवच इतना मजबूत था कि आग की लपटें कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, वो उसे क्षति नहीं पहुंचा सकती थी। दक्ष ने इसकी जांच करने के लिए अग्निशोध पत्थर को सक्रिय किया। अग्निशोध पत्थर से निकलने वाली ऊर्जा बेहद मजबूत थी। इसके बावजूद वो कवच को पिघला नहीं सकी। हालांकि कवच का अन्य हिस्सा दक्ष के पास नहीं था, लेकिन जितना था उससे वो अपनी दोनों कलाइयों की सुरक्षा कर सकता था। दक्ष ने हस्त कवच को वापस स्टोर अंगूठी में रख दिया। दक्ष की क्षमता में तेजी से सुधार हुआ था और अब वो योद्धा बाजार स्थित चंद्र देवी के अभ्यास स्थल प्रेम महल को दुष्टों से मुक्त करवाने की कोशिशों में लग गया। प्रेम महल दुष्टों का अड्डा था। यहां कई अलग अलग दुनिया के योद्धा निवास करते थे। हालांकि प्रेम महल की ओर बढ़ने से पहले दक्ष ने काले बिल्ले को योद्धा बाजार आने के लिए आध्यात्मिक संदेश भेजा, लेकिन 3 दिन के बाद भी काले बिल्ले का ना तो कोई जवाब आया और ना ही कोई प्रतिक्रिया। दक्ष को निराशा हुई। वो अकेले प्रेम महल पर हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। योद्धा बाजार आए हुए दक्ष को 1 महीने हो चुके थे। वो अधिक दिनों तक पुष्प महल के अतिथि के तौर पर नहीं रह सकता था। दक्ष ने इस बारे में नागदत्त से बात की और कहा, मैं कुछ दिन और ठहरना चाहता हूं। नागदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जब तक यहां रुकना चाहें रुक सकते हैं। दक्ष ने कहा, मैं रुकूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सौदा पूरा होने के बाद के दिन से अब तक और आने वाले जितने दिनों तक मैं यहां रुकता हूं, आपको उसका किराया लेना होगा। नागदत्त ने कहा, क्या ये अत्यावश्यक है? दक्ष ने कहा, बिल्कुल जरूरी है। यदि आप इस शर्त को नहीं मानते हैं तो मुझे दूसरी जगह जाने के लिए विवश होना होगा। नागदत्त जानता था कि दक्ष के पास बहुत सारे बेशकीमती पत्थर हैं और वो निश्चित रूप से मजबूत पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। ऐसे में यदि वो दूसरे व्यापारी के पास जाता है तो वो उससे प्रभावित हो सकता है और भविष्य में उसके साथ व्यापार कर सकता है। ऐसे में नागदत्त ने कहा,
मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम्हें यहां केवल ठहरने का किराया देना होगा। अन्य सभी खर्च का वहन पुष्पमहल करेगा। और हां, उपहार स्वरूप पुष्पमहल की तरफ से तुम्हें ये औषधि गोलियां दी जा रही हैं। इसके सेवन से तुम कुछ ही मिनटों में खुद को तरोताजा करने में सक्षम होंगे। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं आपके निर्देशों को कैसे टाल सकता हूं। दक्ष ने अगले 3 दिनों तक काले बिल्ले का इंतजार करने का फैसला किया। यदि काला बिल्ला नहीं आता तो वो खुद ही चंद्रदेवी के अभ्यास स्थल यानी प्रेम महल पर आक्रमण करने के लिए चला जाता। इन 3 दिनों तक दक्ष ने प्रेम महल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने का फैसला किया। शाम के समय दक्ष अतिथि कक्ष से बाहर निकला, लेकिन उसे पुष्पमहल का माहौल कुछ गड़बड़ लगा। पुष्पमहल में हमेशा ग्राहकों की चहल पहल होती थी। देर रात तक ग्राहकों और व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन इस समय सन्नाटा था। दक्ष ने इस संबंध में दासी से पूछा। दासी ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, मुझे भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। आज दोपहर की बात है, स्वामी नागदत्त ने अचानक पुष्पमहल को बंद करने का निर्देश दिया और उसी समय से ग्राहकों का आना बंद है। यहां तक कि पुष्पमहल की सुरक्षा सारिणी को भी सक्रिय कर दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। मुझे आशंका है कि कुछ बड़ी बात है। हाँ, मैं तो भूल ही गई। उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि आपको अभ्यास कक्ष से बाहर ना निकलने के लिए कहा जाए। पुष्पमहल के अतिथि की सुरक्षा उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दासी की बातें सुनने के बाद दक्ष ने अपना सर हिलाया और कहा, अच्छा तो ये बात है। नागदत्त को इतने दिनों में जितना दक्ष जान पाया था उसके मुताबिक नागदत्त पर भरोसा किया जा सकता था। दक्ष ने प्रेम महल की ओर न जाने का फैसला किया और वापस अतिथि कक्ष में लौट आया। अतिथि कक्ष में वो एक बार फिर आध्यात्मिक साधना के लिए बैठा, लेकिन वो खुद को एकाग्रचित नहीं कर पा रहा था। ऐसे में उसने बागीचे में जाने का फैसला किया। उसने अपनी स्पेस स्टोर की शक्तियों को सक्रिय किया और अतिथि कक्ष से गायब हो गया। बागीचे की दीवार पर बनी नक्काशियों और चित्रों को समझने की दक्ष कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर 2 योद्धाओं पर पड़ी। दोनों शक्तिशाली योद्धा थे जो कि बागीचे की दूसरी तरफ आध्यात्मिक साधना कर रहे योद्धाओं की सुरक्षा के लिए तैनात थे। दक्ष ने अनुमान लगाया कि शायद अलग की असलियत का पता नागदत्त को चल गया है और आज रात उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई जा रही है। दक्ष वहां मौजूद प्रत्येक योद्धा के चेहरे के भाव को देख रहा था। कई योद्धा आध्यात्मिक साधना कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान एकाग्रचित नहीं था। दक्ष ने अलग की ओर जाने का फैसला किया।